मेहमान खुसूसी उर्दू के बहुत ही नामवर शायर कालम निगार दानिश्वर जनाब मोहम्मद दारुल हक साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। यहाँ पे जनाब प्रोफेसर हसन सज्जाद साहब, जब्बार मिर्ज़ा साहब, बंदर नकवी साहब, फरद अब्बास साहब, जनाब डॉक्टर जुनैद आजिज़ साहब, मैं सबको और मेरे दोस्त जो इस तरफ बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं अगर एक का नाम लूँगा तो मुझे बहुत सारे नाम मुमकिन है कि रह जाएँ और दोस्त कोई नाराज़ हो जाए। तो बहुत शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमा है, अहले कलम की, लिखने वालों की, शेर से मुतल्लिक़ अहबाब की। मैं उन सबको यहाँ पे बहुत दिल से और आप सब स्टूडेंट को, असातिज़ा को, तालिब इल्मों को बहुत दिल से खुशामदीद कहता हूँ। इतने माह और इतने बरस हो चले हैं, रफ़ाक़तें जब दरीना हो तो फिर हिसाब किताब नहीं रहता। मुझे तो बस इतनी खबर है, इतना मालूम है कि जब भी अल-क़ाइम लाइब्रेरी में किसी भी तर्ज की अदबी या गैर अदबी तख्लीकी या तदरीसी तकरीब का एहतमाम करता हूँ तो मुझे बोलते नज़र आते हैं। रोस्टम पर खड़े अपने तमाम अहबाब से बातचीत करते नज़र आते हैं और बड़ी जिंदा दिली, फराग दिली और कुशादगी से इल्म व अदब के हवाले से गुफ्तगू करते नज़र आते हैं। और ये इसलिए भी अहम है कि रोस्टम यानी अल-क़ाइम लाइब्रेरी का रोस्टम मोहतरम शमीम हैदर सैयद की अदबी अताए ख़ास है। यूँ उठते बैठते लाइब्रेरी हाल को देखते ताकते हमेशा बोलते नज़र आते हैं। बात यहाँ तक रहती तो कुछ मुज़ायका ना था, लेकिन उन्होंने 2-4 हफ्ते पहले अपनी ये ताज़ा शेरी तसनीफ़ मुझे थमाते हुए इंकशाफ किया कि डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि मैं सिर्फ जीते जागते और उठते बैठते महफ़िलों और खलवतों में बोलता हुआ मिलता हूँ या बोलता रहता हूँ, बल्कि मेरे अलावा अब तो मेरे ख्वाब भी बोलते हैं। मैं हैरान और परेशान उन्हें देखता रहा और अव्वल में नुस्खा मुझे थमाते हुए और वज़ीराना तहरीर का हुक्म देते ये जा वो जा हुए और मैं सफ़ात उलट पलट कर इनकी किताब देखने में मगन हो गया। मुझे इतराफ़ है कि मैं अरूसी नहीं और फिर तबसराती और तासुराती तनकीद के अलावा अहबाब और अगियार की अदबी, शेरी, तख्लीकी और तदरीसी कुतुब पर तनकीसी राय नहीं रखता, क्योंकि मेरा अक़ीदा ताल्लुक़ यही है कि वो अच्छे हैं तो अच्छे हैं, बुरे हैं वो तो अच्छे हैं, ताल्लुक़ में कभी ऐब व हुनर देखे नहीं जाते। तो बस शमीम हैदर सैयद की नई शेरी तख्लीक में सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाइयों को तलाशता, देखता, पढ़ता और सर धुनता आया हूँ कि इसमें नसीम सहर और डॉक्टर मकसूद जाफरी की सैर रासिद तहरीर के साथ साथ बहुत से ज़ुलमाए अदब की आरा मौजूद हैं और मुझे तो इन बड़ों के होते हुए इनकी इन आरा की तौसीक ही करना है, क्योंकि मुस्तनद आरा तो मुस्तनद आरा तो मुस्तनद हुआ करती हैं और मैं कौन होता हूँ उन्हें पे कहूँ कि वो और उन्हें गैर मुस्तनद कैसे कहा जाए। क्या ही हसीन इम्तजाज है इस किताब का। हमद, नात, मनक़बत, सलाम, नोहा, कसीदा और इसके अलावा नज़्म, गज़ल, फर्दियात, कतात, मजाक, हाइको के साथ साथ अपनी अर्ज़ वतन से मोहब्बत का इकरार, सियासी कार फरमाइयों पर तायराना नज़र और अपने खानवादे के हवाले से बातचीत और आखिरी बात के बाद दुआ, क्या हुस्न तरतीब है। और आज के दौर में ऐसा ही पेश किया जाना चाहिए कि जो चाहे जब चाहे अल्लाह की अता से तख्लीक हो उसे उसी तरह शामिल हाल और फिर शामिल किताब हो जाना चाहिए। कितनी अच्छी बात है कि शमीम साहब ने अपनी शेरियत में नसरियत को शामिल करके वसीउल कलबी को फ़रोग़ दिया है और नस्ल आइंदा के लिए एक नया तजुर्बा और एक नई राह तलाश की है। जिस तरह अल्फाज की बेहतरीन तरतीब का नसरियत और बेहतरीन अल्फाज की बेहतरीन तरतीब का नाम शेरियत कहलाता है, इस तरह शमीम हैदर सैयद नसर और शेर की क्राफ्टिंग को समझते हुए अपनी इस तख्लीक को तरतीब दिया है और मेरा ख़्याल है कि वो इसमें कामयाब भी नज़र आते हैं। उन्हें यकीनन अल्लामा मेमन की ये नसीहत याद है कि इल्म को किताबों के मुताले से वसी और पुख्ता करो, किसी किताब को हकीर मत समझो और ज़रूर इसको देखो। गोरी चमड़ी वाले को कभी इल्मी फसीलत की बुनियाद न समझो कि फितरत सब की एक ही है। काम बस काम करते रहो और इल्म को इल्म और तरबियत के लिए हासिल करो और दुनियावी मकासद से दूर रहो।
اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے موصوف اپنی پیرانہ سالی کی طرف رواں دواں ہیں اور علم و ادب کی خدمت اور تدریسی راہ عمل اپنائے ہوئے ہیں۔ شمیم حیدر سید سنجیدہ عقلیت اور نیچریت کی تبلیغ کرتے ہوئے اور شعر کو نائب الاخلاق سمجھتے ہوئے ذہنی اور فکری سطح پر بہتر تفہیم لیے خود کو آشکار کیے رکھتے ہیں۔ وہ اپنی شاعری میں حساسیت اور جذباتیت کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں اور اپنی فہم و فراست کی روشنی میں جو دیکھتے ہیں بیان کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ انہوں نے نام نہاد جدید شاعروں کی طرح زبان و بیان کو بگاڑنے اور سطحی موضوعات سے گریز کیا ہے۔ جناب اکرم کنجائی نے کہا ہے کہ تغیر و تبدل انسانی زندگی اور انسانی ارتقاء کا حصہ ہے اور شمیم بھی اسی ارتقاء کا حصہ بنتے نظر آئے ہیں۔ ان کے ہاں عشق کے ڈانڈے ان کے روحانی جذبات و احساسات سے ملے ہوئے ہیں اور کوئی بھی ادیب شاعر زندگی کی اس روش سے بچ نہیں سکتا۔ ڈاکٹر نواز کاوش کہتے ہیں کہ غزل کا بنیادی وصف جذبات کی بھرپور ترجمانی ہے اور مجھے کہنے دیجیے کہ شمیم حیدر کی شاعری ان کے جذبات اور احساسات کی شاعری ہے اور بس۔ یہ اچھی اور زندہ رہنے والی شاعری ہے اور بس۔ میں نے بچپن میں بڑھاپے میں قدم رکھا ہے، میں نے بچپن سے بڑھاپے میں قدم رکھا ہے، ایک بھی روز جوانی کا میرے ساتھ نہیں۔ بلا شبہ شمیم حیدر سید احساسات و جذبات کی ترجمانی کا ہنر جانتے ہیں۔ محبت ان کا عہد تھا، ان کا عہد ہے اور ان کا عہد آئندہ بھی ہوگا۔ ہاں جی ہاں، مگر ان کے خیالات کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ محبت میں بھی ڈنڈی بلکہ ڈنڈے مار جاتے ہیں اور اکرم کنجائی کی زبان میں اپنی انا اور خودداری قائم رکھتے ہیں اور کشکول لے کر کوچہ یار بلکہ کوچہ دلدار کی گدائی نہیں کرتے۔ القصہ مختصر، شمیم حیدر کے میرے خواب بولتے ہیں کہ تر و تازہ فکری میلانات اور موضوعات سے ادبی فضا میں گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہ اور بات کہ غزل میں وہ بیشتر موضوعات ہوں، حسن و عشق کے معاملات ہوں، لب و رخسار کے قصے ہوں، قد و قامت کی رعنائیاں ہوں یا ہجر و فراق کا رونا دھونا ہو، اب اس زمین میں سوچ کے وہی سچے بیج ہی بوئے جا سکتے ہیں جن میں نئی جہتوں کے احساس ملتے ہوں، اور سوچ کے وہی سچے بیج ہی بوئے جا سکتے ہیں جن میں نئی جہتوں کے احساس ملتے ہوں۔ شمیم حیدر کے ہاں اس کی کسک موجود ہے۔ خدا کرے کہ وہ نئی جہتوں کے امین اور علم بردار ہو کر شاعری کرتے ہوئے شعری ادب میں نمایاں اور توانا لب و لہجہ کے ساتھ سرخرو ہوں۔ میرے خواب بولتے ہیں کہ خوبصورت تخلیق اور تزئین پر بولتے شمیم حیدر سید کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آئندہ آنے والے موسموں اور لمحوں میں نئی فکر سے آراستہ، نئی جس سے مرصع شاعری کا منتظر بھی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔